चलिए बालक, देखिए स्टार्ट किया जाए। आज टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। पिछले क्लास में हम लोग जब पाठ 1 में थे तो पाठ 1 में हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के चलते कार्यरत बल तथा बल आघूर्ण, इतना पढ़े थे, है ना भाई। बाबू रे यहाँ देखना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है ना वो कैसा है, एक समान है। कैसा विद्युत क्षेत्र है, एक समान है। अच्छा ये बताओ कि एक समान विद्युत क्षेत्र, थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है बालक। बहुत दिन से मैं ये बात तुम लोग को बोलते आ रहा हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। अच्छा कितने ऐसे वीर यहाँ हैं मेरे बालक जो ये डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र को हमें समझा सकते हैं? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं? तो समझ लो, थोड़ा सा देख लो, ध्यान दे लो। अगर समझ ना आया हो तो देखो बालक, जब भी असमान विद्युत क्षेत्र कहा जाए तो बालक कोई भी एक आवेश ले लो, ये आवेश Q है, तो इस आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न होगा हम लोग उसी को ना बोलते हैं बबुआ विद्युत क्षेत्र। तो बाबू रे ये जो विद्युत क्षेत्र है ना वो विद्युत क्षेत्र है असमान। कहोगे सर कैसे? कैसे तो समझने का प्रयास करो बालक। मैंने बताया है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी बढ़ाने पर घटता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं इसमें बात करूं तो दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। घटता है ना बालक ये। तो ये असमान विद्युत क्षेत्र हुआ। लेकिन जब एक समान विद्युत क्षेत्र में बात करने चलूं तो एक समान विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। यू नो प्लेट, प्लेट वो नहीं जो हम लोग खाना खाते हैं, वही प्लेट नहीं होता है, केवल प्लेट बहुत सारा होता है। तो बाबू रे हम यहाँ जो प्लेट का बात किए हैं ना वो चालक प्लेट का बात किए हैं। कैसा प्लेट? चालक प्लेट। अब अगर तुम किसी भी चालक को आवेश दोगे, किसी भी चालक को तुम आवेश दोगे तो वह उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये आपने आवेशों के सतत वितरण में आपने पढ़ा है। एक बात जान लो बाबू, अगर फिजिक्स पढ़ना है, मन से एकदम फिजिक्स में अपने आप को एकदम लीन कर देना है, तो बाबू रे उसके लिए स्टार्ट से फिजिक्स एकदम पढ़ो। अगर आप ये समझते हो कि मैंने एक पार्ट छोड़ दिया है, चाहे एक टॉपिक कोई छोड़ दिया और दूसरा टॉपिक मुझे समझ आ जाए, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो 30% से ज़्यादा तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर खूब मेहनत करोगे तब 30% आएगा। इसलिए आप फिजिक्स को समझने के लिए पूरा शुरू से स्टार्ट कीजिए। जो आपको चीज़ नहीं आता है उसको पहले क्लियर कीजिए, तब फिजिक्स एक सीढ़ी की तरह है। आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, पता न कहाँ तक बढ़ते चले जाओगे। अब इतिहास थोड़े है कि बाबर या हुमायूं पढ़ लिए और इसके बाद 2-4 दिन अगर क्लास गैप हो गया तो डायरेक्ट हम लोग आधुनिक भारत में आएंगे, गांधी जी का लड़ाई पढ़ेंगे। अब गांधी जी की लड़ाई में बाबर हुमायूं का क्या योगदान है? इतिहास तो है नहीं बालक, या भूगोल तो है नहीं कि बिहार हम लोग पढ़ लिए, अब भारत पढ़ने चलें तो हमको झारखंड में पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए थोड़ा सा क्या करो, अगर आपको कोई बात समझ ना आया हो तो वीडियो को एक बार जा कर के देख लेना है, उसको समझ जाना है। अगर वीडियो से क्लियर ना हो तो आप तो होनहार छात्र हैं, आप ही समझ ही सकते हैं कि हमसे कैसे संपर्क होगा आप लोग का। आप पूछिए, जरूर पूछिए। तो बाबू देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में बता रहा हूँ,
ये चालक प्लेट है, चालक प्लेट पर मैं जैसे ही आवेश दूंगा एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो मान लो कि इसे मैंने धनावेशित कर दिया और इसे कर दिया ऋणावेशित, इसे कर दिया ऋणावेशित। तो अब बताओ, दोनों के बराबर पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट समझ रहे हो ना, इनके बीच की दूरी जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, पैरेलल प्लेट है ना। तो बबुआ रे इसके इस प्लेट से, धन वाले प्लेट से ऋण वाले प्लेट की तरफ काल्पनिक रेखाएं निकलेंगी, ये आपने बात सीखा है। और उसी रेखा को न रे बबुआ हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कहते हैं ना। तो इस तरह से बहुत सारे रेखाएं निकलेंगी, तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद तुम लोगों को कभी एक समान और असमान विद्युत क्षेत्र में डाउट नहीं होगा। बाबू रे अगर सफल बनना है जिंदगी में तो समझ जाओ कि बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर सो करके सपना देखते हो कि मैं इंटर एग्जाम में समझ जाओ कि बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर लूँगा, तो कुछ होने वाला है। जग कर सपना देखो, जग कर सपना नहीं कि ये नहीं किताब लेकर के बैठे हुए उलझे पड़े हैं उसी में, है ना। अपने आप को टाइम टेबल के अनुसार ढाल लो। चले हम लोग बात करें आगे, चलते हैं मित्र, इसको हटाते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो पहले हम बना लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है बबुआ? इधर की ओर है। यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है? हो नहीं बोल रहे हो बालक। ये कैसा विद्युत क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। और देखो क्या कहा गया है कि इसी में एक द्विध्रुव को रखा गया है, द्विध्रुव को घुमाया जा रहा है। तो इस द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा हमें? तो देखो इस द्विध्रुव को हम लोग बनाते हैं। द्विध्रुव के बारे में तो लोग तो भली भांति बहुत ज़्यादा परिचित है। ये द्विध्रुव हमने बना दिया। इस द्विध्रुव का ये वाला जो सिरा है यहाँ पे -q आवेश रखे हैं और यहाँ क्या रखे हैं? +q आवेश। अब अगर इसके बीच की दूरी कितना है? इसके बीच की दूरी है 2l, ठीक है ना। इसके बीच की दूरी 2l है। अब बाबू रे ये देखो, ये जो एंगल है इस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ये थीटा क्या है बालक? इस देखो इस विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का कोण है। अब एक बात सबको तो क्लियर होगा ही कि जैसे ही द्विध्रुव हमने बनाया, द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश राशि है, उसकी दिशा किधर होगा बबुआ? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, है कि नहीं है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो हम इधर दिशा दर्शा देते हैं किसका? ये दिशा है P वेक्टर का। तब बताओ तो थीटा किसके किसके बीच हो गया? E वेक्टर और P वेक्टर के बीच हुआ कि नहीं हुआ? E वेक्टर और P वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। अब एक थीटा मान लो कि ये पोजीशन है और इससे पहले इस पोजीशन में रखा हुआ था, इससे मैंने थोड़ा सा इसे क्या कर दिया? घुमा दिया। इससे मैं मान लो
कि मैं थोड़ा सा और घुमाऊं, इससे थोड़ा सा और घुमाता हूं, चलो। तो अब इस स्थिति में आ जाएगा। पहले वाला कोण क्या था, थीटा। तो ये भी मान लो अगर इसको मैं θ1 बोल दूं तो ये क्या है, θ2। ये बताओ कि ये द्विध्रुव विस्थापित कितना हुआ, θ2 माइनस θ1 या θ1 माइनस θ2, है कि नहीं है, θ1 से लेकर के θ2 तक। अच्छा, ये जब विस्थापित हुआ तो कोणीय विस्थापन का नाम सुने हो, कोण के बीच का गैप, कोणीय विस्थापन। जैसे मान लो कि ये थीटा था, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा और घुमा दिया, पहले वाली स्थिति θ1 और दूसरी स्थिति मैंने कर दिया θ2। तो इसके बीच का जो विस्थापन होगा उस विस्थापन को हम बोलेंगे डी थीटा, कहेंगे ना, कोणीय विस्थापन। तो डी थीटा बराबर θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2। हमें यही वाला इतना घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। अब बताओ कि ये विस्थापित हुआ है, इसको हमने क्या कहा, अल्पांश कहा, छोटा सा अल्पांश विस्थापन। तो बाबू यहाँ लिखेंगे द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। देखो पहले छोटा सा मैं ये विस्थापन से निकाल लेता हूँ कार्य, और फिर पूरा के लिए क्या कर देंगे बाबू, इंटीग्रेट कर देंगे। तो बाबू रे छोटा सा विस्थापन से जो कार्य प्राप्त होगा हमें, वो कितना प्राप्त होगा, छोटा कार्य प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो बाबू रे उस छोटा कार्य को हम सूचित कर देते हैं किससे, डी डब्ल्यू से। किसी को कोई दिक्कत, तो बाबू रे डी डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अच्छा, बल गुणे विस्थापन, ये बताओ ये क्या है, कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन है तो कोणीय बल भी होगा, और वही कोणीय बल को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, नहीं का भाई। जब मैं आप लोगों को आघूर्ण पढ़ा रहा था पिछले क्लास में, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो मैंने बोला था कि जब किसी द्विध्रुव पर तुम बल लगाओगे, इसके एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दोनों का बल की दिशा अलग अलग हो लेकिन मान दोनों का बराबर हो, तो कुल बल तो इस पर शून्य हो जाएगा, लेकिन क्रिया रेखा बल की अलग अलग है, जिसके कारण इस द्विध्रुव पर क्या उत्पन्न होगा बालक, बल आघूर्ण, जिसके कारण ये द्विध्रुव जो है घूम जाएगा। तो भाई घूमेगा तो गोले न घूमेगा हो, तो ये कोणीय बल हम कह सकते हैं इसे। तो उसी को हमने बोला है क्या, बल आघूर्ण। तो यहाँ पे कोणीय विस्थापन है तो उसके साथ लेंगे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बबुआ क्या होता है, टाउ होता है ना। टाउ आई इंटू कोणीय विस्थापन डी थीटा, कोणीय विस्थापन डी थीटा। अब एकदम ध्यान से बताओ कि जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला, उस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, किसी को याद है क्या, याद होगा, हम जानते हैं। इसका मान होता है टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा। कितने जन को ये बात याद है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। मैंने बोला कि फिजिक्स है, ये इतिहास नहीं है कि पीछे वाला भुला गए ना तो आगे वाला में कोई दिक्कत ना होगा रे भैया। इसका हर एक टॉपिक पीछे वाले छोटे छोटे टॉपिक से संबंधित है। इसलिए आज से
अभी से, जब जगे तभी से अगर कुछ करना चाहते हो पढ़ करके तो एकदम भैया पढ़ना सीख लो। सिर्फ डिग्री लेना है तो फिर तुम समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन पढ़ना है, सक्सेस पाना है तो मित्र आपको मेहनत करना होगा। और मेहनत वो वाला नहीं कि जा कर के गोबर पासना शुरू कर दे। सर जी बोले हैं मेहनत करने के लिए, हमारे घर 4 गो भैंसिया है, ले जाकर गोबर पाथेंगे नदी के किनारे, है ना। तो बाबू अरे टाउ याद है सभी लोग को, टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा। यहाँ पी क्या है बालक, द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। थीटा किसके किसके बीच का कोण है हो, पी और ई के बीच का। तो बबुआ टाउ का मान यहाँ पे रखिए दिया जाए ना। चलो टाउ का मान जब यहाँ पे रखेंगे बालक तो डी डब्ल्यू बराबर क्या प्राप्त होगा, पी इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये कार्य निकल गया छोटे से विस्थापन के लिए। अब हमने बोला है कि पूरा कार्य निकालो, तो θ1 से θ2 तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कह दिया जाए। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। यहीं से लिखते हैं बालक, अभी द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य बबुआ रे W प्राप्त होगा हमें, है ना। W इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, θ1 से θ2 तक DW। अब DW का भैया मान रख दिया जाए तो WI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 से θ2। DW के जगह क्या रख दोगे बाबू, P इंटू ई साइन थीटा इंटू, बबुआ ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, P इंटू ई θ1 θ2 क्या बच जाएगा भीतर, साइन थीटा इंटू डी थीटा। मैंने बोला था कि ये भी इंटीग्रेशन है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बालक, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होगा बबुआ। इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये P इंटू ई लिख दो, माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट लगा दो, W इज इक्वल टू, इसको बाहर कर देगा माइनस पी ई। अब एक बार अपर लिमिट बाहर न करो, P इंटू ई, एक बार पहले अपर लिमिट रखो तो माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस चिन्ह वाला और ये वाला माइनस 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 प्लस प्लस कॉस θ1 बबुआ रे इसमें से कॉमन निकाल लोगे तुम माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस P इंटू ई कॉस θ2
माइनस कॉस थीटा 1। यही है बालक द्विध्रुव पर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब बाबू देखो इसकी कंडीशन है, इसकी स्थितियां हैं। क्या इसकी स्थिति है, आओ थोड़ा सा समझते हैं। थीटा 1 कौन हो सकता है, थीटा 2 कौन हो सकता है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। बबुआ रे तुम लोग देखो ध्यान, पहला हम स्थिति लेते हैं, यहाँ पे स्थिति लिख देते हैं, ठीक है ना, फिर बाद में हम लोग देख लेंगे। स्थिति नंबर 1, अगर ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और थीटा 1 पहली स्थिति था। यदि मैं इस पहली स्थिति को यदि मैं इस तरह से कर दूं, इस तरह से, ठीक, इस तरह से मतलब माइनस वाला इधर और प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो बताओ तो पी वेक्टर की दिशा भी इधर हो जाएगा। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा देखो, इसमें मैं ये इस वाले को यहाँ बना देता हूँ बबुआ, ये वाला माइनस यहीं पर रहेगा हो, ये वाला आ जाएगा ही जा, ठीक। तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर माइनस से प्लस की ओर, अब विद्युत क्षेत्र भी उधर है। तो बताओ तो इस स्थिति में द्विध्रुव घूमेगा क्या, क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र निकला है इधर से, तो कहीं ना कहीं इधर प्लस वाला आवेश होगा और कहीं ना कहीं इधर क्या होगा, माइनस वाला आवेश होगा, है कि नहीं है। अब जब देखो इस द्विध्रुव के तुम इधर माइनस आवेश रखे हो, तो माइनस वाला आवेश इस आवेश के चलते प्रभावित होगा, खींच लेगा इधर है। अब इसको जाने देगा कहीं, अच्छा ये देखो ये माइनस है, प्लस वाले को कहीं जाने देगा नहीं ना। अर्थात यहाँ पे जब तुम थीटा 1 को 0 रखोगे, तो ये जो द्विध्रुव है वो जो है साम्यावस्था की स्थिति में होगा, कहीं जाने का प्रयास नहीं करेगा। कभी कभी पूछ लेता है कि द्विध्रुव की साम्यावस्था की स्थिति, वहाँ थीटा का मान क्या होता है, 0, अर्थात पी वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा जब एक ही हो तो उसे हम साम्यावस्था कहेंगे। देख लो यार, तुम देखो यहाँ से माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव की दिशा, पी वेक्टर की दिशा, इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र। हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र कहीं ना कहीं धन आवेश से निकला होगा, तो बबुआ इस द्विध्रुव का माइनस वाला आवेश इस धन आवेश के प्रभाव से खिंचाएगा, आकर्षण बल लगेगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। अच्छा इसके इस तरफ भी देखो, ये भी अपोजिट प्रकृति का है, और जब अपोजिट प्रकृति के जब आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, नहीं आकर्षित करते हैं, तो कहीं घूमने देंगे नहीं। इसलिए ये जो स्थिति हुआ वो कौन सी स्थिति हुआ, साम्यावस्था, ठीक है ना। अब देखो दूसरी स्थिति हम द्विध्रुव को ऐसे रख दें, इस तरह से बालक, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बोलो अगर यहाँ माइनस वाला आवेश है, यहाँ प्लस वाला आवेश है, तो तुरंत क्या होगा, जैसे ही तुम इसे रखोगे इस द्विध्रुव को, तुरंत ही घूम जाएगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि माइनस वाला आवेश प्लस वाला को खींच लेगा, ये वाला प्लस वाला आवेश माइनस वाला को खींच लेगा, खींच करके इसी स्थिति में ला देगा। तो उस स्थिति में तुमको कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है, दूसरा स्थिति, वो क्या है, 90 डिग्री वाला। तो यहाँ पे तुम्हारा किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। एक स्थिति और हो जाएगा, कौन सा स्थिति हो जाएगा, 180 डिग्री, तीसरी स्थिति। अब देखो इस बार हम क्या करें,
इस बार सिर्फ हम चिन्ह को बदल दें, यहाँ प्लस कर दें और यहाँ माइनस कर दें, तब विद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर, बोलो हाँ, पी वेक्टर की दिशा इधर, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। इस स्थिति में क्या होगा, अब देखो ध्यान से एकदम समझना। इस बार भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर इस बार ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, नहीं क्या, क्योंकि ये प्लस वाला आवेश है, इधर प्लस वाला आवेश है, ढकेल देगा। ये माइनस वाला आवेश है, ये माइनस वाला आवेश है, ढकेल देगा। अरे मतलब भाई प्रतिकर्षित कर देगा। लेकिन देखो क्यों नहीं प्रतिकर्षित होगा, बात समझने का प्रयास करो। क्योंकि बबुआ देखो, ये कौन सा आवेश है, प्लस आवेश, ये कौन सा आवेश है, माइनस आवेश। हमने तुमको बताया है कि ये दोनों मात्रा में बराबर होते हैं, दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है, ये तो पता है तुम लोगों को। आप विपरीत प्रकृति के हैं ही, तो बताओ, तो पहले तो ये वाला अपने आप को खींचेगा, हई हो एकरा खींचेगा, हई हो एकरा खींचेगा। तो इस स्थिति में दोनों अपने में खींचा खींची करेगा, वो तो खुदे बेचारा ऐसा ही रुकले रह जाएगा। तो ये भी साम्य अवस्था की स्थिति है, लेकिन अस्थायी साम्य अवस्था की स्थिति है, अस्थायी। लेकिन क्योंकि जैसे थोड़ा सा भी तुम इसे घुमाओगे ना, थोड़ा सा भी अगर घूमेगा तो एक बल इधर और दूसरा बल इधर। न समझ में आ रहा है तो फिर से देखो, मैंने क्यों बोला कि ये दोनों बल जीरो कर देगा। क्योंकि देखो बालक, इस पे जब हम इस द्विध्रुव को रखे थे ऐसे, तो इस पर बल लग रहा था इधर, बोलो हाँ, लग रहा था ना हो। इस आवेश वाला पर इधर बल लग रहा था। दोनों का क्रिया रेखा क्या था, अलग अलग था ना। लेकिन यहां देखो क्रिया रेखा क्या है, एक ही है, उसको घूमने ही नहीं देगा। क्योंकि देखो ये जो आवेश है बालक, माइनस प्लस वाला आवेश, इसको खींचेगा इधर, सॉरी ढकेलेगा, धक्का देगा। मित्र यहाँ प्लस आवेश है, इधर प्लस आवेश ऑलरेडी है विद्युत क्षेत्र के चलते, इधर माइनस ऑलरेडी है, इधर हमने माइनस आवेश को रखा, इधर भी प्लस आवेश को रखा। तो बताओ कि ई माइनस वाला आवेश इस माइनस आवेश के चलते एक बल का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण बल। तो बबुआ रे वो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, बोलो हाँ। इतना बात समझ आया, पक्का। तो अच्छा उसी तरह से देखो, ये वाला आवेश प्लस, ये वाला आवेश प्लस, इन दोनों के बीच कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल तो हम सुने हैं इधरे होगा ना। अब दोनों का क्रिया रेखा तो भैया एक ही है, क्रिया रेखा समझते हो। क्रिया रेखा हमने एक दिन बताया था, अभी भी बताया हूं, देख लो। ये क्रिया रेखा इसको कहते हैं, जिस बिंदु पर बल लगे उसके लंबवत रेखा को हम लोग क्रिया रेखा कहते हैं। मान लो ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव के एक बल यहाँ लग रहा है ऐसे, और दूसरा बल लग रहा है यहाँ ऐसे, तो एक इधर दूसरा इधर, तो ये दोनों बल का क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। बात समझे। लेकिन हमने बोला कि इस आवेश पर इधर की ओर बल, इस आवेश पर इधर की ओर बल, तो दोनों का तो क्रिया रेखा एक ही है ना कि। तो इस स्थिति में इस पर कुल बल क्या होगा, शून्य होगा। आज जब बबुआ रे कुल बल शून्य होगा तो टाउ क्या होगा, है कि नहीं है, घूमेगा ही नहीं। अच्छा इस द्विध्रुव पर हमने बोला था कुल बल शून्य, लेकिन इसमें तो क्रिया रेखा अलग अलग थी, इसमें क्रिया रेखा एक ही है। तो कुल बल जो हम टाउ निकालते हैं, तो बल गुणे उसके बीच की लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी क्या है, जीरो है। तो ये बल गुणे लंबवत दूरी क्या होगा, जीरो, अर्थात टाउ क्या हो जाएगा, जीरो। ये तीन गो स्थिति, इस स्थिति को हमने बोला कितना डिग्री, 180 डिग्री।
अब कंडीशन बना के लिख डालो। आज बालक यहां लिखते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन बाबुआ, थीटा को 0 ले लो। थीटा 1 को 0 ले लो और थीटा 2 को थीटा ले लो। अब मान रख के बताओ तो कितना आया। देखो तो यहाँ से W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई। थीटा 1 को तुम लोग क्या लिए हो, तो इसको कह दो यहाँ पे कॉस थीटा 2 के जगह पे थीटा, माइनस थीटा 1 के जगह पे 0 कॉस 0। बालक रे कॉस 0 का मान कितना होता है? आए कॉस 0 का मान 1। तो बताओ W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा माइनस 1। अब माइनस को भीतर अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा बबुआ, W इज इक्वल टू पी इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं? एक स्थिति ये हो गया। दूसरी स्थिति इधर रख दें। दूसरी स्थिति थीटा 1 को हमने क्या बोल दिया 90, थीटा 2 को थीटा। अब मान रख के देखो तो W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90। कॉस 90 का मान बाबू 0। तो W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा। ठीक है ना? तीसरी स्थिति थीटा 1 को रख दो 180, थीटा 2 को रख दो थीटा। बता दो W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा माइनस कॉस 180 ना भैया, कॉस 180 का मान -1 है ना। तो बबुआ रे W बराबर क्या आ जाएगा, ये -1 हो रहा है ना, -1 और -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस को भीतर भेज दो। तब P इंटू ई ये प्लस, सॉरी ये माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा ई वाला इहो प्लस, तो दोनों को तुम माइनस में कर दो। उससे अच्छा है कि माइनस बहरिए रहने दो। ठीक है ना। कॉस थीटा प्लस 1, ये तीनों स्थिति में कार्य हम लोग क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। ये तीनों स्थिति में कार्य है। ठीक है। आज कहाँ तक, यहीं तक नोट कर लो।